वर्ल्ड मूवी रिव्यू बाय एसएल प्रेजेंट्स ब्रुकलिन 45 27 दिसंबर 1945 की शाम को सैन्य दिग्गज और आजीवन मित्र माला शेरिडन, आर्चीबाल्ड आर्ची स्टैंटन और पॉल डिफ्रैंको पार्क स्लोप, न्यूयॉर्क स्थित घर में कॉकटेल के लिए इकट्ठा होते हैं। ये घर उनके करीबी दोस्त और कमांडर क्लाइव हॉकस्टेटर का होता है। उनके साथ माला का पति बॉब भी शामिल होता है, जो पेंटागन में एक क्लर्क है, जिसे अन्य लोग कभी युद्ध न देखने के कारण नीची दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जिसने अन्य पुरुषों की तरह क्रूर और हिंसक न होने के कारण माला का दिल जीत लिया होता है। हॉक अपनी मानसिक रूप से बीमार पत्नी सुसान की हालिया आत्महत्या पर शोक मना रहा होता है, जिसने तब आत्महत्या कर ली थी जब कोई भी उसके आरोपों पर विश्वास नहीं कर रहा था कि उसका जर्मन पड़ोसी हिटलर का जासूस है। हॉक को उदास देखकर सब सूजन को याद करते हुए एक टोस्ट ऑफर करते हैं। हॉक सबको थैंक्स कहता है। हॉक को अपनी पत्नी पर विश्वास न करने का गहरा अफसोस है और वह अपने दोस्तों को कहता है कि संगठित धर्म में अपना विश्वास खोने के बाद उसने स्पिरिचुअलिज्म का अध्ययन करना शुरू कर दिया है। अब वह अपनी मृत पत्नी से संपर्क करने के अंतिम प्रयास करना चाहता है। उसे विश्वास है कि ऐसा करने से वह अपनी पत्नी की आत्मा से बात कर सकता है। वह अपने दोस्तों को भी इस क्रिया में भाग लेने के लिए मना लेता है। वो सब एक टेबल के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। हॉक सूजन का हैंडकरचीफ और लॉकेट लेता है। फिर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हॉक मंत्र पढ़ना चालू करता है। आत्मा को बुलाने की प्रक्रिया सफल साबित होती है। तभी वहाँ अजीब अजीब सी चीजें होना चालू हो जाती है। सूजन का लॉकेट हिलने लगता है और एकदम से उड़कर हक की तरफ इशारा करता है। मोमबत्तियां स्वयं जलने लगती है। एक क्लोजेट का दरवाजा खुलना बंद हो जाना चालू हो जाता है। पूरे कमरे में एक ठंडी हवा चलना चालू हो जाती है। झूमर भी अपने आप हिलने लगता है। अब तक सब बहुत डर चुके होते हैं। तभी हॉक के मुंह से सफेद कलर का झाग निकालकर टेबल पर गिरता है। हॉक सबको कहता है कि हाथ मत छोड़ना। वह झाग देखकर सबको लगता है कि हॉक की तबीयत खराब हो रही है। सब बोलते हैं कि हॉक तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, पर हॉक सबको कहता है कि मैं ठीक हूँ। तभी अचानक उस झाग में से सूजन का हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और अनायास ही लुई जॉर्डन के इज यू इज ऑल इज यू इज नॉट माई बेबी गाना बजने लगता है। सुजान का हाथ देखकर हॉक उसको छूने के लिए बेताब हो जाता है। वह अपने दोस्तों के हाथों को छोड़ देता है और घेरा तोड़ता है सुसान की बाह पकड़ने के लिए, पर तभी वह बाजू वापस टेबल में चले जाती है। अब सारे मानने लगते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। जो इन सब ने देखा था, वह किसी को भी अभी तक इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस एहसास से विनम्र और अभिभूत होकर कि वास्तव में एक पुनर्जन्म भी है और वह एक दिन अपनी पत्नी के साथ फिर से मिल सकता है, हॉक मेज के नीचे से एक पिस्तौल निकालता है और अपने सिर में घातक रूप से गोली मार लेता है। उसी क्षण कोठरी का दरवाजा टूट जाता है और एक महिला उसमें से बंधी हुई बाहर गिरती है। उसका मुंह भी बंद होता है। वो खुद से अपने बंधे हुए हाथों को खोलती है और सबको बताती है कि वह हॉक की जर्मन पड़ोसी हिल्डेगार्ड है और हॉक ने उसे एक रात पहले नशीला पदार्थ दिया और उसका अपहरण कर लिया था। वो बंद पार्लर का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पॉल इस बात पर जोर देता है कि हम सब किसी के भी जाने से पहले ये पुष्टि कर ले कि ये लड़की नाजी जासूस है या नहीं। उस लड़की की सच्चाई जानने के लिए वह सब लोग आपस में तू मैं करते हैं। कुछ को लगता था कि वह लड़की सही है और कुछ को लगता था कि वह लड़की गलत है। इन सब झगड़ों में आर्ची खुलासा करता है कि उसने वास्तव में एक युद्ध अपराध किया है, जिसके लिए मीडिया उसे दोषी ठहरा रहा है। आर्ची आगे बताता है कि युद्ध के दौरान गलती से उसने बच्चों के स्कूल को बम से उड़ा दिया था, जिसमें कई बच्चे मारे गए थे। उसके बाद मीडिया ने उसे बच्चा बोलना शुरू कर दिया था। मार्ला आर्ची से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था कि अंदर बच्चे हैं? वह कहता है कि हाँ, मुझे पता था, पर अंदर जर्मन सैनिक भी थे और उनको पकड़ने के लिए मुझे उन बच्चों को भी मारना पड़ा। आर्ची कहता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। इस पर मार्ला कहती है कि हम इतने समय से दोस्त हैं, पर आज मुझे लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हें जानती ही नहीं। आर्ची पॉल से कहता है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, दरवाजा खोलो और मुझे जाने दो। इस पर पॉल मना कर देता है। तब आर्ची गन लेकर दरवाजे पर गोलियां चलाता है, पर उससे भी वह दरवाजा नहीं खुलता। वह खिड़की पर गोली चलाता है, पर खिड़की का कांच नहीं टूटता। अब उन सबको लगता है कि वह इस घर में फंस चुके हैं। पॉल आर्ची से कहता है कि अगर तुम मुझे ये दरवाजा खोलने पर मजबूर करोगे, तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि कैसे तुमने इतनी बेरहमी से उन बच्चों को मारा था। मिलिट्री कोर्ट के सामने मैं तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगा। मार्ला सबको कहती है कि तुम सब अब झगड़ा करना बंद करो, अब जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही होगा। फिर मार्ला हिलगार्डन को इंटरोगेट करना चालू करती है।
मार्ला हिल गार्डन से पूछती है कि सूजन को क्यों लगता था कि तुम एक जासूस हो। इस पर हिल गार्डन बोलती है क्योंकि शायद मेरा एक्सेंट जर्मन है इसलिए, या फिर सूजन चाहती ही नहीं थी कि वार कभी खत्म हो, इसीलिए उसे कोई टारगेट चाहिए था जो उसने मुझे बनाया। आगे मार्ला पूछती है क्या तुम कभी भी नाजी पार्टी की मेंबर थी। हिल गार्डन रोते हुए बोलती है नहीं, मैं कभी भी नाजी पार्टी की मेंबर नहीं थी। अब मार्ला को यकीन हो जाता है कि हिल गार्डन कोई जासूस नहीं है। वह पॉल को दरवाजा खोलने को बोलती है। तब पॉल दरवाजे में चाबी लगता है तो एकाएक चाबी दरवाजे में घुसकर गुम हो जाती है। आर्ची पॉल को दरवाजा खोलने को बोलता है, पर पॉल कहता है कि चाबी को तो दरवाजे ने खा लिया है, पर किसी को भी पॉल की इस बात पर विश्वास नहीं होता है। सभी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, पर तभी एकाएक पीछे से आवाज आती है। जब सब मुड़ के देखते हैं तो वह पाते हैं कि हॉक के अंदर आत्मा आ गई है। ये देखकर सब डर जाते हैं। वह सब उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पर वह सफल नहीं हो पाते हैं। अब सबको लगता है कि वह इस कमरे में फंस चुके हैं। तब मार्ला फैसला करती है कि वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता तंत्र क्रिया को समाप्त करना है। हॉक की लाश, जो अब बहुत गुस्से में है, वह कहती है कि वह उन्हें जाने देगी, पर वह पहले हिल्डेगार्ड को मार डालें। बॉब अब मार्ला की बातों में हम मिलाते हुए कहता है कि अगर हमें इस आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजना है तो हमें वह क्रिया को समाप्त करना ही होगा। क्रिया चालू होने पर सारे के सारे हॉक की आत्मा को वापस जाने को कहते हैं, पर वह मना कर देता है। तभी सूजन का भूत वहां आता है, जो हिल्डेगार्ड पर उसे मारने और इसे आत्महत्या जैसा दिखाने का आरोप लगाती है। हिल्डेगार्ड कहती है कि ये सब झूठ है, सुजान ने अपने आप को खुद मारा था और अब वह मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मार्ला कहती है कि सुजी, हॉक प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, पर हॉक उन्हें जाने नहीं देता। अब आर्ची घबरा जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पार्लर के दरवाजे अपने निजी नाट की ओर ले जाते हैं, जहाँ उसे जर्मन किंडरगार्टन के जले हुए अवशेष दिखते हैं, जिसे नष्ट करने की कोशिश की जा रही होती है। ये सब अब पॉल की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। वह हिल्डेगार्ड की तरफ जाता है और उसका गला दबाकर उसको मारने की कोशिश करता है, पर बॉब और आर्ची आकर हिल्डेगार्ड को बचा लेते हैं। तब हॉक उठकर बैठ जाता है। वह हिल्डेगार्ड को मारने के लिए सब पर चिल्लाने लगता है और इतना क्रोधित हो जाता है कि वह अपना चेहरा मेज पर पटकने लगता है, जिससे उसका जबड़ा हिंसक रूप से उसके चेहरे से टूट जाता है। बॉब, जिसके पास हॉक की पिस्तौल है, पॉल से धमकी मिलने के बाद पॉल पर 2 बार गोलियां चलाता है। पहली गोली से पॉल की 2 उंगलियां उड़ जाती है और फिर दूसरी गोली से वह मारा जाता है। पॉल के मरने से हिल्डेगार्ड राहत महसूस करती है। वह बॉब को धन्यवाद देने जाती है कि तभी वह मुड़ता है और उसके चेहरे पर एक गोली मार देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। घबराकर बॉब बंदूक गिरा देता है और कहता है कि उसे उस महिला को उसके वास्तविक अपराध की परवाह किए बिना मारना था। ऐसा नहीं होता तो उन्हें कभी भी इस कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलती। हॉक की मांगे पूरी होने पर पार्लर के दरवाजे खुल जाते हैं। बॉब, माला और आर्ची अपार्टमेंट छोड़कर बाहर आ जाते हैं, जहां आर्ची उन्हें कहता है कि उसने जो किया है उसके लिए वह खुद को दोषी मानता है। वह अपने आप को मिलिट्री के हवाले कर देगा। आर्ची फिर बॉब से पूछता है, बॉब तुम तो हमेशा मेरे द्वारा किए गए कामों को गलत बोलते आए हो, तो क्या आज जो तुमने अंदर मर्डर किया है, क्या तुम भी अपने आप को पुलिस के हवाले करोगे? बिना कुछ कहे माला और बॉब अपनी कार में बैठते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ उससे वे इतने भावुक हो चुके थे कि वे चुपचाप बैठ जाते हैं और अंततः रोने लगते हैं।